क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अंदर से थक चुके हैं? जैसे सब कुछ है आपके पास, काम, लोग, बातें, लेकिन फिर भी कहीं कुछ खाली है। मन बेचैन रहता है, नींद पूरी नहीं होती और दिल बार बार एक ही सवाल करता है, आखिर मैं इतना परेशान क्यों हूं? शायद जवाब बाहर नहीं है, शायद जवाब अंदर है, इसी पल में, अभी। और बस यही रास्ता दिखाती है द पावर ऑफ नाउ। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये एक इनर अवेकनिंग है। एखार्ट टोले, इस किताब के लेखक, एक टाइम पर वो भी हमारे जैसे ही थे, कंफ्यूज्ड, टूटे हुए, एंग्शियस। माइंड में इतना शोर था कि वो खुद की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। फिर एक रात सब कुछ खामोश हो गया। अंदर एक गहराई से उन्हें महसूस हुआ, मैं अपने माइंड की आवाज नहीं हूं, मैं वो हूं जो उसे सुन रहा है। और उसी मोमेंट से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। द पावर ऑफ नाउ पहली बार 97 में छपी थी, लेकिन इसका असर टाइमलेस है। यह किताब आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है, क्योंकि आज भी हम सब वही दर्द, वही कंफ्यूजन, वही भागदौड़ में उलझे हुए हैं। एखार्ट हमें सिखाते हैं कि हमारा माइंड जो हर वक्त सोचता रहता है, प्लान करता है, डरता है, रिग्रेट्स करता है, वही असली प्रॉब्लम है। और जब तक हम उस माइंड को ऑब्जर्व करना नहीं सीखते, तब तक हम सच में जी ही नहीं सकते। हम पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, और अब जो कि जिंदगी का असली हिस्सा है, वो हमारी आंखों से फिसल जाता है। अब सोचिए, जब भी आपको किसी ने सच में गले लगाया हो, किसी बच्चे की हंसी ने आपको छू लिया हो, या आपने किसी सनसेट को बस चुपचाप देखा हो, वो पल कैसा था? प्योर, रियल, बिल्कुल नाउ जैसा। द पावर ऑफ नाउ हमें यही सिखाती है कि जिंदगी किसी डिस्टेंट गोल में नहीं छुपी, वो तो बस इसी पल में है, इस सांस में, इस हार्ट बीट में, इस अवेयरनेस में। आज जब हर कोई दौड़ रहा है नौकरी के पीछे, पैसे के पीछे, लाइक्स के पीछे, वहां यह किताब सॉफ्टली कहती है, रुको, तुम कहीं और नहीं जाना चाहते, तुम वापस यहीं आना चाहते हो, अपने अंदर। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब सीकर, पेरेंट, आर्टिस्ट, या कोई ऐसा इंसान जो बस कुछ देर शांति चाहता है, द पावर ऑफ नाउ एक ऐसा दरवाजा है जो आपको खुद से फिर मिलवा सकता है। तो अगर आप रेडी हैं अपने अंदर की आवाज को फिर से सुनने के लिए, अगर आप भी उस शांति को ढूंढ रहे हैं जो ना बाहर है ना किसी चीज में, तो ये किताब आपका इंतजार कर रही है। और अगर ऐसी ही सोलफुल, हीलिंग और सच में जिंदगी को छू लेने वाली किताबें आपको पसंद हैं, तो जरूर जुड़िए हमारे YouTube चैनल बुक लिफ्ट से। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की दमदार समरी लाते रहते हैं। पार्ट 1, रियलाइजिंग यू आर नॉट योर माइंड। कई बार हम अपनी सोच में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगने लगता है, बस यही मैं हूं, जो मैं सोच रहा हूं वही मेरी सच्चाई है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही मेरी पहचान है। लेकिन इस किताब की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख हमें यहीं पर रोक देती है। एखार्ट टोले बहुत ही शांति से लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ कहते हैं, तुम अपने माइंड नहीं हो। अब पहली बार यह सुनकर एक झटका लगता है, शॉक लगता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने अपने थॉट्स को ही अपनी आइडेंटिटी माना है। मैं कैसा सोचता हूं, मेरा लॉजिक क्या है, मेरी स्टोरी क्या है, मेरी यादें क्या हैं, यही तो सब कुछ है ना? लेकिन जब आप थोड़ा रुकते हैं और ध्यान से महसूस करते हैं, तो आपको एहसास होता है आपके भीतर दो आवाजें हैं। एक जो हर वक्त कुछ बोलती रहती है, नॉन स्टॉप चलता हुआ कमेंट्री सिस्टम, और दूसरी एक शांत ऑब्जर्वर जो उस आवाज को सुन रहा है, महसूस कर रहा है। अब एखार्ट हमें उसी सेकंड वॉइस की तरफ ले जाते हैं, उस ऑब्जर्वर की तरफ जो हर वक्त हमारे अंदर होता है, लेकिन हम उससे जुड़ नहीं पाते क्योंकि माइंड का शोर इतना तेज होता है। माइंड की यही आवाज है जो कहती है, तेरे साथ बुरा हुआ था, तेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, आगे का फ्यूचर अनसर्टेन है, तू काफी नहीं है। और हम उस सब को सच मान लेते हैं। हम उस सोच से लड़ते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना रोकते हैं वो उतना ही तेज भागता है। और यही शुरुआत है हमारी सफरिंग की। एखार्ट बताते हैं कि सच्चा फ्रीडम तब शुरू होता है जब आप माइंड की आवाज से लड़ना बंद करते हैं और उसे बस ऑब्जर्व करने लगते हैं, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो और आप बस खड़े होकर उसे देख रहे हो। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जज नहीं करते, बस कामली देखना सीखते हैं,
तो माइंड की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और तभी पहली बार आपको यह महसूस होता है कि आप माइंड नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस हैं जो सब कुछ देख रही है। और यहीं से शुरू होती है अब की शक्ति। जब माइंड पीछे हटता है तो जो बचता है वो है एक शुद्ध प्रेजेंस, एक गहराई से महसूस किया गया मैं हूं। उसमें ना कोई कहानी होती है, ना कोई पास्ट, ना कोई फ्यूचर, सिर्फ एग्जिस्टेंस होती है। और उसी प्योर प्रेजेंस में शांति होती है, क्लैरिटी होती है और एक तरह की लाइटनेस होती है, जैसे किसी ने अचानक आपके अंदर के बोझ को उठा लिया हो। एकहार्ट अपने रीडर्स से एक प्रैक्टिस भी करवाते हैं। वो कहते हैं, कभी कुछ देर के लिए चुपचाप बैठो और अपने भीतर चल रही थॉट्स को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करो। बस देखो कि माइंड कहां जा रहा है, वो क्या कह रहा है, और फिर खुद से सॉफ्टली पूछो, अगर मैं वो सोच नहीं हूं तो मैं कौन हूं? और यही सवाल एक दरवाजा खोल देता है एक ऐसी दुनिया की तरफ जो बाहर नहीं, अंदर है, जिसे ना कोई रिलीजन डिफाइन कर सकता है, ना कोई लॉजिक, वो बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यही है मैसेज। पहचानो कि आप अपने माइंड नहीं हैं, आप वो हो जो अपने माइंड को देख सकता है। और यही अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। पहले जो थॉट्स डर पैदा करते थे अब वो कमजोर लगने लगते हैं। पहले जो पास्ट से जुड़ा गिल्ट था वो डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि आपकी असली पहचान कोई रोल, कोई लेबल, कोई स्टोरी नहीं है। आप एक चेतन ऊर्जा हैं, एक लिविंग प्रेजेंस जो हर पल सब कुछ देख रही है, महसूस कर रही है और धीरे धीरे खुद को पहचान रही है। ये अवेकनिंग का पहला स्टेप है और सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि जब तक हम खुद को अपने माइंड से अलग नहीं कर पाते तब तक हम ना अपने अंदर की शांति को छू सकते हैं, ना अभी की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। और यही है द पावर ऑफ नाउ की असली शुरुआत। एक ऐसी शुरुआत जो आपको खुद के और करीब ले जाती है, बहुत करीब। पार्ट 2, एक्सेसिंग द पावर ऑफ नाउ। हम सभी की जिंदगी में एक कॉमन कंप्लेंट है, शांति नहीं है। माइंड में शोर है, दिल में बेचैनी है और हर वक्त लगता है जैसे कुछ अधूरा है। और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूचर की प्लानिंग, अचीवमेंट्स की दौड़, गोल्स की एंडलेस लिस्ट, लेकिन फिर भी वो शांति कभी टिकती नहीं। एकहार्ट टोले इस पूरी ह्यूमन स्ट्रगल की जड़ तक जाते हैं और हमें एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ बताते हैं। वो सब कुछ जो तुम ढूंढ रहे हो, पीस, क्लैरिटी, जॉय, वो किसी डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं है, वो बस एक जगह है, अभी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अभी में रहना आखिर होता क्या है? हम तो हर वक्त इसी मोमेंट में होते हैं, है ना? नहीं, फिजिकली हम जरूर अब में होते हैं, लेकिन मेंटली हमारा माइंड या तो अतीत में उलझा होता है। उसने ऐसा क्यों कहा था? काश मैंने ऐसा किया होता। क्यों ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में? या फिर फ्यूचर में उलझा होता है, कल क्या होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं, मैं फेल हो गया तो? हम रेयरली इस पल में होते हैं और एकहार्ट यहीं पर हमें धीरे से रोकते हैं और कहते हैं, जस्ट पॉज और देखो, क्या अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम है? आप महसूस करेंगे, अगर आप अपने थॉट्स और इमेजिनेशन से हटकर सिर्फ इस पल को ऑब्जर्व करें तो कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भारीपन नहीं है, बस एक शांत अवेयरनेस है। वो कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में पूरी यूनिवर्स की शक्ति छुपी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां लाइफ सच में अनफोल्ड होती है। ना कल था, ना कल होगा, सिर्फ अब है और इसी अब में आपकी सारी शक्ति है। अब ये सुनकर मन कहता है, ठीक है, लेकिन मैं कैसे रहूं अभी में? तो एकहार्ट हमें बताते हैं कि इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। आपको बस अपने भीतर की अवेयरनेस को जगाना है। जब आप कोई काम करें, खाना खाना, चलना, सांस लेना, किसी से बात करना, तो पूरी तरह उस एक्शन में प्रेजेंट रहिए, जैसे आप पहली बार वो चीज कर रहे हो। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं तो उस स्वाद को महसूस कीजिए, कप के गर्माहट को महसूस कीजिए, अपने अंदर जा रही चाय की गर्मी को महसूस कीजिए, बिना सोच के, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बस पूरा अटेंशन इसी पल पर। ऐसा करते ही एक बदलाव शुरू होता है। आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, आपकी अवेयरनेस गहरी होने लगती है और आप एक अजीब सी हल्की सी शांति महसूस करते हैं जो बिना किसी रीजन के आती है।
एकार्ट कहते हैं कि जब हम पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो ईगो डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि ईगो को जिंदा रहने के लिए या तो पास्ट चाहिए या फ्यूचर। ईगो कभी इस पल में नहीं जी सकता, इसलिए अब ईगो का एंड है और आपके असली सेल्फ की शुरुआत। प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ना एक बार की प्रोसेस नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हर बार जब माइंड आपको कहीं और ले जाए, फ्यूचर में, गिल्ट में, फियर में, आप उसे जेंटली पकड़िए और फिर से अब में लौट आइए। ये कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ये अवेयरनेस की आदत है। और जब ये हैबिट बनने लगती है तो आप जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगते हैं। छोटे छोटे मोमेंट्स जैसे हवा का स्पर्श, सूरज की रोशनी, किसी की मुस्कान अब आपको छूने लगते हैं, क्योंकि अब आप हर पल जागे हुए हैं, प्रेजेंट हैं, कनेक्टेड हैं। द पावर ऑफ नाउ का ये दूसरा पार्ट हमें सिर्फ सिखाता नहीं, ये हमें धीरे धीरे वापस अपने भीतर की शांति की तरफ ले जाता है। एक ऐसी शांति जो पहले से हमारे अंदर थी, लेकिन हम बस उससे डिस्कनेक्टेड हो gए थे। अब जब आपने ये महसूस किया कि प्रेजेंट मोमेंट ही असली शक्ति है, तो अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे कि इस शांति को क्यों बार बार डिस्टर्ब करता है हमारा पेन बॉडी, यानी वो इमोशनल बैगेज जो हम ढोते रहते हैं। पार्ट 3 में हम उस हिडन दर्द की परतों में उतरेंगे और समझेंगे कि उसे कैसे हील किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम बिना किसी वजह के दुखी महसूस करते हैं? सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक माइंड भारी हो जाता है। छोटी सी बात हमें अंदर तक तोड़ देती है। कोई टोन, कोई नजर, कोई मेमोरी, और अंदर से दर्द उठता है। ऐसा दर्द जो आज का नहीं है, जो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी आज जिंदा है। एकार्ट टोले इस दर्द को एक नाम देते हैं, पेन बॉडी, एक इनविजिबल इमोशनल एंटिटी जो हमारे भीतर रहती है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो एक्टिवेट हो जाती है। पेन बॉडी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये हर उस दर्द, हर उस इमोशनल वुंड, हर उस रिजेक्शन, शेम, गिल्ट और ट्रॉमा का एनर्जेटिक कलेक्शन है जो हमने बचपन से लेकर आज तक झेला है। और क्योंकि हमने कभी इन्हें पूरी तरह से फेस नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ये दबे हुए हैं। और दबा हुआ कुछ भी कभी मरा नहीं होता, वो किसी मोमेंट में फिर से जी उठता है। एकार्ट कहते हैं कि ये पेन बॉडी एक पैरासाइट की तरह है, उसे अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी वो लेता है आपके अंदर से, आपकी अवेयरनेस से, आपकी शांति से। जब भी आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, यानी जब आप सोचने लगते हैं कंपल्सिवली, रिएक्ट करते हैं बिना अवेयरनेस के, गिल्ट या फियर में डूब जाते हैं, तब वो पेन बॉडी अपना कंट्रोल ले लेती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कभी कोई छोटी सी बात होती है और आप डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं। गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ बहुत इंटेंस हो जाता है, और बाद में आप खुद से पूछते हैं, मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? यही पेन बॉडी का काम है, वो आपकी एनर्जी को खींचती है और आपको एक ऐसी इमोशनल लूप में डाल देती है जो कई बार शुरू किसी और ने किया होता है, लेकिन उसे कैरी आप कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे आया जाए? एकार्ट यहां एक बहुत पावरफुल जवाब देते हैं, अवेयरनेस इज द की। जब पेन बॉडी जागती है और आप उसे ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्ट किए, बिना उससे लड़ाई किए, तो आप उसे लाइट में लाते हैं, और किसी भी शैडो का अस्तित्व लाइट में नहीं टिकता। आप बस अवेयरनेस के साथ देखिए, हां, ये इमोशन उठ रहा है, ये मेरा पुराना दर्द है, मैं इसे जज नहीं कर रहा, मैं इससे भाग नहीं रहा, मैं बस इसे पूरी तरह महसूस कर रहा हूं। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो पेन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। आपको उसे फिक्स नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, बस उसे फील करना है पूरी ऑनेस्टी के साथ। एकार्ट कहते हैं कि जब आप पेन को रेजिस्ट करते हैं वो बढ़ता है, लेकिन जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं वो हील होता है। धीरे धीरे आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पेन बॉडी ट्रिगर तो होता है, लेकिन आप उसमें खोते नहीं हैं। आप उसे देख पाते हैं और आप उस मोमेंट में कॉन्शियस रह पाते हैं। यही प्रैक्टिस, यही अवेयरनेस आपके भीतर वो स्पेस क्रिएट करती है जहां इमोशनल फ्रीडम पॉसिबल होती है, जहां आप अपने पास्ट से अलग हो जाते हैं और एक नया सेल्फ जन्म लेता है, मोर प्रेजेंट, मोर पीसफुल, मोर रियल। पेन बॉडी कोई एनिमी नहीं है, वो बस आपकी अटेंशन मांगता है ताकि वो हील हो सके, डिसॉल्व हो सके और आपको हल्का कर सके। तो ये भाग हमें सिखाता है कि हमारे भीतर
जो इमोशनल वुंड्स हैं वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं और अवेयरनेस के साथ उन्हें रिलीज कर सकते हैं। और जब ये पेन कम होने लगता है तब अब की शक्ति और भी गहराई से काम करने लगती है। अब तैयार हो जाइए अगले पार्ट के लिए, पार्ट 4, कॉन्शियसनेस वर्सेस माइंड, जहां हम समझेंगे कि माइंड और अवेयरनेस के बीच का फर्क क्या है और कैसे अवेयरनेस को अपना नया बेस बनाया जा सकता है। एक आम इंसान की जिंदगी में माइंड ही उसका राजा होता है। हर डिसीजन, हर फीलिंग, हर रिएक्शन, सब कुछ माइंड के फिल्टर से होकर निकलता है। हमें सिखाया गया है सोचो, लॉजिकल बनो, प्लान करो, सब कुछ कैलकुलेट करो। और यह बुरा नहीं है, माइंड एक पावरफुल टूल है। लेकिन एकार्ट टोले हमें एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं, माइंड आपका टूल है, लेकिन जब टूल ही मास्टर बन जाए तब जीवन एक स्ट्रगल बन जाता है। हमारे अंदर 2 फोर्सेस होती हैं। एक है माइंड जो नॉन स्टॉप सोचता है, सवाल करता है, डराता है, प्लान करता है, रिग्रेट करता है। दूसरी है कॉन्शियसनेस जो बस अवेयर होती है, देखती है, ऑब्जर्व करती है, शांत रहती है। एकार्ट कहते हैं कि हमारा असली स्वरूप है कॉन्शियसनेस, वो चुप जागरूक प्रेजेंस जो माइंड को देख सकती है लेकिन उससे चिपकी हुई नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम खुद को पूरी तरह माइंड से जोड़ लेते हैं। मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं, और यहीं पर हमारे भीतर सफरिंग जन्म लेती है। माइंड कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता, वो या तो बीते हुए पल को च्यू करता रहता है या किसी इमेजिनरी फ्यूचर में भागता रहता है। और जब हम माइंड के पीछे पीछे चलते हैं तो हम भी अब से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एकार्ट कहते हैं जागो और देखो कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कहां कहां घुमा रहा है। ध्यान से सोचिए, जब आप अकेले होते हैं या किसी इंटेंस मोमेंट में, क्या आप माइंड की आवाज को क्लियरली सुन सकते हैं? वो आवाज जो कभी चुप नहीं होती। क्या होगा कल? क्यों किया उसने ऐसा? मैं इतना एंग्शियस क्यों हूं? कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ये सारी आवाजें माइंड की हैं और एकार्ट हमें सिखाते हैं इन आवाजों से खुद को अलग करना ही पहला लिबरेशन है। लेकिन यह पॉसिबल कैसे है? आंसर फिर से वही है, अवेयरनेस। जब आप माइंड की हर बात पर बिलीव करना बंद करते हैं और उसे ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक स्पेस बनती है, एक ऐसा अंतराल जहां सोच रुकती है और सिर्फ मौजूदगी रहती है। उस अंतराल में कोई डर नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बस एक प्योर बीइंगनेस होती है जिसे एकार्ट प्रेजेंस कहते हैं। जैसे ही आप माइंड की एक्टिविटी को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करते हैं, आप खुद को एक डीप स्टिलनेस में खड़ा पाते हैं। माइंड चलता रहता है लेकिन आप उसमें डूबते नहीं। थॉट्स आते हैं लेकिन आप उन पर सवार नहीं होते, और धीरे धीरे माइंड का कंट्रोल कम होता जाता है। वो अब आपका मास्टर नहीं रहता, बस एक उपयोगी टूल बन जाता है। एकार्ट यही टीचिंग बार बार रीइंफोर्स करते हैं, सोच को कंट्रोल मत करो, बस उसे देखो, और जो देख रहा है वो तुम हो। माइंड एक स्क्रीन की तरह है और आप वो लाइट हो जो उस स्क्रीन पर शाइन कर रही है। जब ये डिफरेंस क्लियर होने लगता है तो आप अचानक बहुत हल्का महसूस करते हैं। आप पहले की तरह उलझते नहीं, रिएक्ट नहीं करते और छोटी छोटी चीजों में इनर पीस बनाए रखते हैं। अब अगर कोई आपको कुछ कहता है, माइंड रिएक्ट तो करता है लेकिन आप अवेयरनेस से देखते हैं, अरे मेरा माइंड फिर से ट्रिगर हो रहा है। बस इतना देख लेना ही काफी है माइंड को पावरलेस बनाने के लिए। यही है कॉन्शियसनेस वर्सेस माइंड की लड़ाई का एंड। जब आप अवेयरनेस को अपना घर बना लेते हैं, माइंड एक अच्छा सेवक बन जाता है और तब आपको वो शांति मिलती है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। इस पार्ट की एसेंस बहुत सीधी है, माइंड को बंद मत करो, माइंड से चिपको मत, बस उसे देखो। और जितनी बार आप माइंड को ऑब्जर्वर की आंखों से देखेंगे, उतनी बार आप अपने असली सेल्फ से जुड़ते चले जाएंगे। अब जब यह फाउंडेशन क्लियर हो गया है, अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे ईगो, झूठी पहचान जो हमें तोड़ती है, जहां हम समझेंगे कि ईगो क्या है, कैसे वो हमें बार बार सफरिंग की तरफ खींचता है और उसे डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है। ईगो, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में किसी घमंडी इंसान की छवि उभरती है, कोई जो खुद को दूसरों से बड़ा समझता है, जो सुनता नहीं, जो बस अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। लेकिन एकार्ट टोले इस शब्द को कहीं ज्यादा गहराई से देखते हैं। उनके लिए ईगो कोई एटीट्यूड नहीं है, ईगो एक गहरी भूल है।
वो भूल कि मैं वो हूं जो मेरे बारे में मेरा माइंड कहता है। मतलब अगर माइंड कहता है कि मैं सक्सेसफुल हूं तो हम वही मान लेते हैं। अगर माइंड कहता है मैं बहुत टूटा हुआ इंसान हूं तो हम उस स्टोरी को भी पकड़ लेते हैं, और यही पकड़ बन जाती है हमारे सफरिंग की सबसे बड़ी वजह। ईगो असल में एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, ओपिनियंस और दूसरों की नजरों में हमारे इमेज को मिलाकर एक आइडेंटिटी बना देता है, और फिर उसी आइडेंटिटी को बचाने, साबित करने और बढ़ाने में पूरी जिंदगी बिता देता है। ईगो कहता है मैं ये चीजें ओन करता हूं, इसका मतलब है मैं वैल्यूएबल हूं। अगर लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो शायद मैं कुछ नहीं हूं। जब तक मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचा तब तक मैं पूरा नहीं हूं। ईगो कभी भी आपको अभी में पीस नहीं करने देता, क्योंकि ईगो का जन्म ही सेपरेशन से होता है। वो आपको हर समय किसी न किसी से कंपेयर कराता है। वो कहता है देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तू कहां खड़ा है, तेरे पास अभी तक कार नहीं है, देख बाकी सबके पास है। तेरे जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर पाए और आप उस कंपैरिजन में खो जाते हैं। अब समझिए, ईगो सिर्फ सुपीरियोरिटी की बात नहीं करता, वो इंफीरियोरिटी की भी स्टोरी क्रिएट करता है। वो चाहे खुद को दूसरों से ऊपर रखे या नीचा, उसका मकसद एक ही है, सेपरेट महसूस करना। क्योंकि ईगो का अस्तित्व यूनिटी में नहीं बल्कि अलगाव में होता है। ईगो को हमेशा कुछ चाहिए होता है, अप्रूवल, आइडेंटिटी, अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, और अगर ये ना मिले तो वो दुखी हो जाता है, गुस्से में आ जाता है या खुद को ही वर्थलेस मानने लगता है। एकार्ट टोले ब्रिलियंटली समझाते हैं कि ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो कहता है जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मुझे परफेक्ट पार्टनर मिलेगा तब सब ठीक होगा, जब मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊंगा तब मुझे पीस मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो गोल मिलता है, ईगो कुछ और चाहने लगता है। बिकॉज ईगो थ्राइव्स ऑन लैक, उसे आपकी अधूरी फीलिंग चाहिए ताकि वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रख सके। अब जब हम ईगो के इस गेम को पहचानने लगते हैं तब सबसे पहली चीज जो घटती है वो है इनर डिसआइडेंटिफिकेशन। मतलब आप महसूस करने लगते हैं कि ये थॉट्स मेरी पहचान नहीं है। मैं ये नहीं हूं कि लोग मुझे क्या समझते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मेरे पास्ट ने मुझे बना दिया है। आप एक अवेयरनेस से भर जाते हैं, एक लाइटनेस से जो ईगो की आवाज को पहचान लेती है। ईगो बोले तेरा कुछ नहीं हो सकता, और आप उसे सुनकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं वो आपकी सच्चाई नहीं है। टोले ये नहीं कहते कि ईगो को मार डालो, वो कहते हैं ईगो को ऑब्जर्व करो। हर बार जब ईगो बोले मुझे स्पेशल फील करना है, या मुझे हर कॉस्ट पर जीतना है, या मैं इस रिश्ते में सही हूं, दूसरा गलत, तो बस उसे पहचानो। अवेयरनेस ईगो को डिसॉल्व करती है, और वही है लिबरेशन। अब जब आप अपने काम करते हो बिना ईगो से जुड़े हुए, तब वो काम प्योर होता है, स्ट्रेस फ्री होता है। अब जब आप किसी से बात करते हो तो ईगो बेस्ड रिएक्शन नहीं आता, बल्कि समझदारी आती है, कंपैशन आता है। और यही है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जब आप ईगो की जरूरतों से ऊपर उठने लगते हो। ईगो की एक सटल ट्रिक और होती है, वो दर्द से भी आइडेंटिटी बना लेता है। जैसे मैं एक विक्टिम हूं, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मुझे कभी कोई समझ नहीं पाया। ये सब ईगो की भावनात्मक पहचाने हैं, और जब हम इनसे जुड़ जाते हैं तो हीलिंग बंद हो जाती है, क्योंकि ईगो को वो पुराना घाव ही चाहिए जिससे वो अपनी कहानी जिंदा रख सके। लेकिन जैसे ही आप कह देते हो मैं अपने पेन की स्टोरी नहीं हूं, मैं एक लिविंग प्रेजेंस हूं, आप ईगो की पकड़ से बाहर आ जाते हो, और जिंदगी एक नई जगह से शुरू होती है जहां पीस, प्रेजेंस और पावर एक साथ रहते हैं। तो इस पार्ट 5 का सार यही है, ईगो आपकी सच्चाई नहीं है। ईगो बस एक स्टोरी है जो आपने बार बार अपने माइंड में दोहराई है, और जब आप उस स्टोरी से बाहर निकलते हैं तब आप रियल सेल्फ से जुड़ते हैं, वो जो शांत है, अवेयर है, कनेक्टेड है। हम सभी प्यार चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, किसी को जो हमें समझे, अपनाए और हमारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहे। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता कहां है? अक्सर हम पाते हैं कि हमारे सबसे करीबी रिश्ते ही सबसे ज्यादा पेनफुल बन जाते हैं। जहां हमें हीलिंग चाहिए थी वहीं से चोटें आती हैं, जहां कंफर्ट चाहिए था वहीं से एक्सपेक्टेशंस, डिसअपॉइंटमेंट और ईगो क्लैशेस पैदा होते हैं। अब एकार्ट टोले कहते हैं
ये इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर रिश्ते दो अधूरी अनकॉन्शियस आइडेंटिटीज के बीच का इंटरेक्शन है। जब आप किसी से जुड़ते हैं और उस जुड़ाव की नींव ईगो पर होती है, तब वो रिश्ता एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तुम मुझे ये फीलिंग दो, मैं तुम्हें वो फीलिंग दूंगा। अगर नहीं दी तो मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा। और ये सबकॉन्शियस ही होता है। किसी ने हमें रिजेक्ट किया तो हम खुद को अनवर्दी मानने लगते हैं। किसी ने इग्नोर किया तो हम बेचैन हो जाते हैं। किसी ने हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की तो हम नाराज हो जाते हैं। यहां असली कनेक्शन नहीं है, बस माइंड बेस्ड नीड्स की लेन देन चल रही है। इकहार्ट टोले कहते हैं, जब आप अपने भीतर खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं तो आप दूसरों से जुड़ने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, लेकिन वो जुड़ाव कभी सच्चा नहीं होता क्योंकि वो फियर और लैक से पैदा हुआ होता है। जब तक हम खुद के भीतर प्रेजेंट नहीं हैं, तब तक कोई रिश्ता भी हमें कंप्लीटनेस नहीं दे सकता। अब यहां सबसे ब्यूटीफुल बात यह आती है, जब आप अवेयरनेस से भरते हैं, जब आप अब में रूटेड होते हैं, तो आपकी प्रेजेंस खुद हीलिंग बन जाती है। आप सामने वाले से अब कुछ लेने के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि शेयर करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, देखने के लिए जुड़ते हैं। आप अब हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते क्योंकि अब आप उस इनर स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं जहां कोई ईगो बेस्ड आइडेंटिटी नहीं है। जब आपका पार्टनर कुछ हार्श कहता है तो पहले जहां आप हर्ट होते थे, अब आप पॉज करते हैं और उस व्यक्ति के पेन को महसूस करते हैं। बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट रिएक्टिंग, यू आर अवेयर। इकहार्ट ये भी बताते हैं कि कई बार रिलेशनशिप्स हमारे भीतर के पुराने पेन बॉडी को ट्रिगर करती हैं। पुरानी चोटें, पास्ट रिजेक्शंस, चाइल्डहुड वुंड्स, ये सब सामने आने लगते हैं और हम सामने वाले पर ब्लेम डालने लगते हैं। तुमने मुझे ऐसा फील कराया, तुम ही मेरी इनसिक्योरिटी का रीजन हो। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है, दूसरा इंसान सिर्फ एक ट्रिगर है। असली दर्द आपके अंदर पहले से था। जब आप अवेयर होते हैं तो आप इसे समझने लगते हैं। अब आप उस ट्रिगर को एक अवसर की तरह देखते हैं, हीलिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। अब आप कहते हैं, मैं अपने दर्द को दूसरों पर प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसे देखूंगा, समझूंगा और धीरे धीरे डिसॉल्व करूंगा। और यही शिफ्ट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को सेक्रेड बना सकता है। इकहार्ट कहते हैं, लव इज नॉट व्हाट यू ट्राई टू गेट, लव इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टॉप सीकिंग एंड स्टार्ट बीइंग। जब आप खुद से जुड़े होते हैं, तब आपकी प्रेजेंस इतनी शांत, इतनी ग्राउंडेड होती है कि सामने वाला भी उसे महसूस करता है। अब आप कंट्रोलिंग नहीं होते, डिमांडिंग नहीं होते, आप एक्सेप्टिंग होते हैं। आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उसे उस रूप में स्वीकार करना सीखते हैं जैसा वो है। और अगर ऐसा रिश्ता पॉसिबल नहीं हो तो भी आप उसमें बंद होकर नहीं जीते। अब आप अटैच्ड नहीं रहते क्योंकि आपने खुद में वो कंप्लीटनेस महसूस कर ली होती है जिसे पाने के लिए पहले आप किसी और से जुड़ते थे। इस पार्ट की एसेंस बहुत गहरी है। जब आप अपने अंदर जागरूक हो जाते हैं तो आपके रिश्ते भी एक मंदिर बन जाते हैं, ना कि बैटलफील्ड। आपका पार्टनर आपकी पीस को छीन नहीं सकता और ना ही वो पीस देने की जिम्मेदारी लेता है। अब आप दोनों एक ही अवेयरनेस स्पेस में साथ चल सकते हैं, ना एक्सपेक्टेशन से, ना डिमांड से, सिर्फ प्रेजेंस से। और अब पार्ट 7, एक्सेप्टिंग द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ एंड ईगो डेथ, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि मॉर्टेलिटी को एक्सेप्ट करने से कैसे ईगो टूटता है और जीवन की हर ब्रेथ एक डिवाइन गिफ्ट बन जाती है। मृत्यु, ये ऐसा शब्द है जिससे ज्यादातर लोग कतराते हैं। हम इससे बचते हैं, इसे टालते हैं, और जब किसी अपने के साथ होता है तब ये हमें तोड़ देता है। लेकिन इकहार्ट टोले इस टॉपिक को एक अलग दृष्टिकोण से उठाते हैं। वो कहते हैं, डेथ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइफ, डेथ इज द ऑपोजिट ऑफ बर्थ, लाइफ हैज नो ऑपोजिट। अब ये सुनकर रुक जाना पड़ता है, सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी इसी डर में जीते हैं कि कहीं कुछ छिन न जाए, कोई चला न जाए, हम खुद मिट न जाएं। और इसी डर में हम जीते नहीं, बस सरवाइव करते हैं। टोले समझाते हैं कि ईगो जो खुद को किसी शेप, किसी आइडेंटिटी, किसी रोल से जोड़ता है, उसे सबसे ज्यादा डर मौत से ही लगता है, क्योंकि ईगो जानता है कि वो एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट परमानेंट नहीं होते। लेकिन जो आप सच में हैं, जो प्योर अवेयरनेस है, वो कभी मर नहीं सकती। जब हम डेथ के थॉट से डरते हैं तो असल में हम ईगो की डेथ से डर रहे होते हैं। अब इकहार्ट एक और इंपॉर्टेंट ट्रूथ सामने रखते हैं, जो कुछ भी फॉर्म में है वो अस्थाई है। आपका शरीर, आपकी पहचान, पोजेशंस,
रिलेशनशिप्स, सब कुछ एक दिन बदल जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन इसी इम्परमानेंस में, इसी सब कुछ टेम्पररी है के एहसास में एक बेहद गहरा लिबरेशन छुपा है। जब आपको सच में यह समझ आ जाती है कि सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आप हर पल को और भी गहराई से जीने लगते हैं। अब वो चाय की चुस्की, वो शाम की हवा, वो अपने किसी के साथ बैठा एक खामोश पल, सब कुछ सेक्रेड लगने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं ये पल दोबारा नहीं आएगा। एकार्ट हमें एक सुबठल लेकिन जीवन बदलने वाला शिफ्ट सिखाते हैं। जब आप डेथ को पूरी तरह से स्वीकार करना शुरू करते हैं, तभी आप लाइफ को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर पाते हैं। अब आप डर से डिसीजंस नहीं लेते, आप अटैचमेंट से ऑपरेट नहीं करते, आप हर चीज को अप्रिशिएट करने लगते हैं लेकिन पोजेस नहीं करते। और यही आपकी इनर पीस को एक नई डेप्थ देता है। अब आपकी खुशी किसी चीज के बने रहने पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आप जान चुके हैं जो भी है वो बस एक रूप है। रियल लाइफ उस रूप के पीछे बह रही एनर्जी है जो सिर्फ अब में महसूस की जा सकती है। टोले कहते हैं, जब आप हर मोमेंट में खुद को पूरी तरह प्रेजेंट कर देते हैं तो डेथ का डर डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप पहले ही ईगो को पीछे छोड़ चुके होते हैं। अब आप हर दिन ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं। अब आपकी अवेयरनेस इस लेवल तक पहुंच जाती है कि आप छोटे छोटे ट्रांजिशंस में भी ब्यूटी देखने लगते हैं, जैसे कोई फूल मुरझा रहा है या कोई सनसेट धीरे धीरे नाइट में बदल रहा है, क्योंकि अब आपको मिटना भी सुंदर लगने लगता है। इस पाठ का सार बहुत सूक्ष्म है। मृत्यु से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम हो वो कभी मर ही नहीं सकता। और जब ये एहसास उतर जाता है तब हर क्षण इटर्नल हो जाता है। पार्ट 8, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। जिंदगी में हम अक्सर खुद से एक अनजानी लड़ाई लड़ते रहते हैं। लड़ाई हालातों से, लोगों से, समय से, और कभी कभी उस सच्चाई से जो हमारे सामने खड़ी होती है लेकिन जिसे हम अपनाना ही नहीं चाहते। हमारा माइंड हर पल बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। यही रेजिस्टेंस, वही इनकार करने की आदत धीरे धीरे एक इनविजिबल बर्डन बन जाती है जो हमें हर पल तोड़ती है। एकार्ट टोले इस स्थिति को एक शब्द में समेटते हैं, नॉन सरेंडर, यानी कि जो है उसे नकारना। और यहीं से दर्द शुरू होता है। टोले कहते हैं, पेन इज नॉट कमिंग फ्रॉम द सिचुएशन, पेन इज कमिंग फ्रॉम योर रेजिस्टेंस टू इट। सुनने में शायद यह सिंपल लगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ट्रूथ छुपा है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी पेनफुल मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम कमजोर बन जाएंगे, लेकिन असल में सच्चा एक्सेप्टेंस ही असली शक्ति है। टोले बताते हैं कि सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं है। इसका मतलब है जो कुछ भी इस पल में है उसे पूरी अवेयरनेस के साथ अलाउ करना, बिना अपोज किए, बिना जज किए, बिना भागे हुए। मान लीजिए कोई घटना आपके कंट्रोल से बाहर है, कोई रिलेशनशिप टूट गया, कोई हेल्थ इश्यू आ गया, कोई लाइफ प्लान बिगड़ गया। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उस मोमेंट से लड़ते रहें, उसे गलत साबित करते रहें, या फिर आप गहरी सांस लेते हुए कहें, यस दिस इज व्हाट इट इज, मैं इसे रेजिस्ट नहीं करूंगा। जैसे ही आप ये कहते हैं, आपके भीतर एक चमत्कारी परिवर्तन शुरू होता है। आप खुद को उस मोमेंट की गहराई में उतरते हुए पाते हैं, जहां ना कोई रिग्रेट होता है, ना कोई गिल्ट, ना कोई जरूरत किसी और को ब्लेम करने की। बस एक शांत, क्लियर अवेयरनेस जो अब लाइफ को वैसे ही अपनाने लगी है जैसा वो है। सरेंडर के इस एक्ट में कोई मजबूरी नहीं है। ये एक कॉन्शियस चॉइस है, एक ऐसा निर्णय जो डर से नहीं बल्कि विवेक और भीतर की ऊर्जा से आता है। टोल कहते हैं, सरेंडर ट्रांसफॉर्म्स फियर इनटू पीस, कंफ्यूजन इनटू क्लैरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रेस। अब सवाल यह आता है, क्या हर बार सरेंडर कर लेना चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि हम पासिव हो जाएं? बिल्कुल नहीं। टोले बड़ी क्लैरिटी से बताते हैं कि सरेंडर डजंट मीन इनएक्शन, इट मीन्स इनर अलाइनमेंट। आप आउटर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अब वो एक्शन स्ट्रगल से नहीं बल्कि शांत अवेयरनेस से निकलेगा। अब आप लाइफ से नहीं लड़ रहे, आप लाइफ के साथ फ्लो कर रहे हैं। इस इनर अलाइनमेंट का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है पीस। वो पीस जो आउटकम पर डिपेंड नहीं करती, वो पीस जो बाहर के हालात नहीं छीन सकते।
अब आप किसी बात को पकड़कर नहीं बैठे रहते, ना ही उस बात से भागते हो। अब आप बस होने की अवस्था में जीने लगते हो। एंड दैट इज द ट्रू पावर ऑफ नाउ। एकहार्ट बताते हैं कि जब आप सरेंडर करना सीखते हैं तो आप महसूस करने लगते हैं कि आप कोई फॉर्म नहीं हो, आप कोई आइडेंटिटी नहीं हो, आप प्योर अवेयरनेस हो जो लाइफ की हर लहर को गले लगा सकती है। तो इस पार्ट का एसेंस यही है, सरेंडर इज नॉट गिविंग अप, इट इज वेकिंग अप। जब आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं तब आप कंट्रोल नहीं खोते, आप कंट्रोल की इल्यूजन से मुक्त हो जाते हैं। और तब पहली बार आप जिंदगी को वैसे जीते हैं जैसे वो आपको जीना चाहती है, हल्के, खुले और पूरी तरह अब में। अब इस गहन यात्रा के बाद हम पहुंचेंगे अंतिम और सबसे शांत पड़ाव पर। पार्ट 9, आत्मा की शांति, स्टिलनेस, साइलेंस एंड बियॉन्ड द नाउ। जिंदगी की दौड़ में हमने बहुत कुछ सुना है, गोल्स की आवाज, सक्सेस की चीख, ईगो की फुसफुसाहट। लेकिन क्या कभी आप उस आवाज को सुन पाए हैं जो कोई आवाज नहीं है, जो बस एक मौन है, गहरा, शांत और पूर्ण? एकहार्ट टोल कहते हैं, स्टिलनेस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन। हमारा माइंड हर समय बोलता रहता है, सोचता है, डरता है, कल्पना करता है, लेकिन जो असली हम हैं वो इस माइंड की आवाज नहीं है। हम वो हैं जो उस आवाज को सुन रहे हैं। हम वो हैं जो उस थिंकिंग के पीछे स्थिर हैं। तो इस पार्ट में कहते हैं कि जब आप अब में पूरी तरह उतर जाते हैं तो आप एक ऐसे स्पेस में प्रवेश करते हैं जहां कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, बस एक प्योर फॉर्मलेस प्रेजेंस। वो प्रेजेंस ही आपका ट्रू सेल्फ है, आपकी आत्मा जो कभी नहीं बदलती। और ये आत्मा किसी कंसेप्ट में नहीं मिलती, किसी बिलीफ सिस्टम में नहीं छुपी होती, ये मौन में प्रकट होती है। आपने महसूस किया होगा कभी किसी पहाड़ी पर खड़े होकर, किसी नदी के किनारे बैठकर या रात के अंधेरे में अकेले चांद को देखकर, वो क्षण जहां आप कुछ नहीं सोच रहे थे, बस महसूस कर रहे थे। वहीं पर ग्लिम्स मिलती है उस स्टिलनेस की जो शब्दों से परे है। टोल इसे कहते हैं द नाउ बियॉन्ड फॉर्म, द इटर्नल प्रेजेंट वेयर बीइंग रिवील्स इटसेल्फ। ये वो अवस्था है जहां आप अपने शरीर से, अपने नाम से, अपने रोल से सब कुछ छोड़ देते हैं। अब आप किसी रिश्ते, काम, पास्ट या भविष्य की कहानी नहीं हो। अब आप बस एक होने की उपस्थिति हो। यहां कोई डर नहीं है क्योंकि डर भविष्य में होता है। यहां कोई दुख नहीं है क्योंकि दुख हमेशा पास्ट से जुड़ा होता है। यहां सिर्फ एक गहराई है जो शब्दों में बंध नहीं सकती, जिसे बस अनुभव किया जा सकता है। और यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आप उस इटर्नल स्टिलनेस से जुड़ जाते हैं जो हर पल मौजूद है, लेकिन जिसे हम माइंड की हलचल में खोकर नहीं देख पाते। एकहार्ट कहते हैं साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। इस साइलेंस में ही कंपैशन है, क्लैरिटी है और वो इंटेलिजेंस जो किसी भी किताब, किसी भी गुरु, किसी भी विचार से परे है। अब आप आउटर वर्ल्ड में रहकर भी इनवर्ड रूटेड हो जाते हैं। अब आप रूटीन लाइफ जीते हुए भी एक गहराई से जुड़े होते हैं। अब आपके अंदर और बाहर दोनों में पीस बहने लगती है। तो इस पार्ट की एसेंस यही है, आप वही हैं जो परमानेंट है, जो बदलता नहीं, जो ऑब्जर्व करता है, जो बस है। और वो होना स्टिलनेस में छुपा है। यही द पावर ऑफ नाउ का अंतिम संदेश है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना, किसी नए रूप, नए लक्ष्य या नए नाम की तलाश नहीं करनी। आपको बस अब में उतरना है, इस पल में, इस मौन में, इस स्थिरता में, क्योंकि वहीं छुपा है वो निर्मल आत्मा जो कभी जन्मी नहीं थी और कभी मरेगी नहीं। इस पूरी किताब का सार अगर किसी एक भाव में समेटा जाए तो वो है जागना। जागना उस गहरी नींद से जिसमें हम सालों से जी रहे हैं, माइंड की आवाजों में उलझे हुए, पास्ट के दुखों में कैद और फ्यूचर के डर में खोए हुए। एकहार्ट टोले हमें धीरे धीरे उस नींद से बाहर निकालते हैं और सिखाते हैं कि असली जीवन वही है जो अब में घट रहा है, इस सांस में, इस मौन में, इस एग्जैक्ट क्षण में। उन्होंने हमें दिखाया कि हम वो नहीं हैं जो हमारा माइंड हमें कहता है। हम कोई रोल, कोई स्टेटस, कोई स्टोरी नहीं है। हम बस एक साक्षी हैं, एक शांत, जगा हुआ, मौजूद चैतन्य जो हर विचार, हर भावना, हर परिस्थिति को देख सकता है बिना उसमें डूबे। जब हम अब की शक्ति को पहचानते हैं
तब हम ईगो की फॉल्स आइडेंटिटी को डिसॉल्व करते हैं। अब हम दुख को पहचानते हैं और उसे पकड़ने की बजाय उसे देखने लगते हैं। अब हम रिलेशनशिप्स में किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को अंदर से जोड़ना सीखते हैं। अब हर दर्द एक शिक्षक बन जाता है और हर साइलेंस एक डोरवे बन जाता है उस अस्तित्व तक जहां सिर्फ शांति है। द पावर ऑफ नाउ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई टेक्निक नहीं, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हमें सिखाता है कि सरेंडर में हार नहीं, आजादी है। एक्सेप्ट करने में कमजोर पड़ना नहीं, बल्कि खुद को डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ जोड़ना है। और सबसे जरूरी कि हमें पीस किसी चीज से नहीं मिलती, पीस खुद में पहले से मौजूद है, बस हमें उससे जुड़ना आता नहीं था। अब जब यह पूरी यात्रा पूरी हो चुकी है तो एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि अब आप वहीं हैं जहां हमेशा रहना चाहिए था, ना पीछे ना आगे, बस यहां। यही अभी असली जीवन है। यही पल आपकी आत्मा का द्वार है और यही अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर यह किताब आपको थोड़ा भी छू गई हो, थोड़ा भी शांत किया हो, तो इसे अपने भीतर संभालिए और हर दिन हर सिचुएशन में अब को याद करते रहिए, क्योंकि जब आप जागते हैं तो आप अकेले नहीं बदलते, आप अपने पूरे संसार को बदल देते हैं। और अगर यह यात्रा आपके लिए सोलफुल रही हो तो बुक लिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद और याद रखिए, अब से हर पल आपका पल है।